नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के राजधानी देहरादून में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 12 अगस्त को मानसिक रूप से कमजोर लड़की का 5 लोगों ने बस के अंदर गैंगरेप किया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोडवेज बस अड्डे पर बस में दरिंदगी, वहशीपन, तार तार इज्जत। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। हैवान दरिंदों की टोली उसके जिस्म से हवस का खेल खेलती रही। वो अकेली थी और दरिंदे 5। एक पल ऐसा आया जब बेबस बेटी की चीखें भी बंद हो गईं, लेकिन हैवानियत का खेल फिर भी जारी रहा। दरिंदगी की ये रुला देने वाली कहानी देवभूमि के देहरादून से सामने आई है। देहरादून के इसी आईएसबीटी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहां पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहां तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। घटना 12 अगस्त की है, जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की दिल्ली से रोडवेज की बस में देर रात आईएसबीटी बस स्टेशन पहुंची थी, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 6 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कभी कोलकाता, कभी रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पुलिस भी हैरान है। समाज भी अपने बच्चों की परवरिश पर इस बार तो जिस बेटी से दरिंदगी की गई, वो तो दिमागी तौर पर इतनी कमजोर है कि अच्छे बुरे का फर्क भी आसानी से समझ नहीं सकती। को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है तो प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए। एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। घटना के बाद से लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात 12:30 बजे वो दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस से देहरादून पहुंची थी। उसी दौरान आधी रात के समय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 12 अगस्त की रात हैवानियत का खेल खेला गया। लड़की 13 अगस्त की सुबह बदहवास हालत में मिली। शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून के निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी चोट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तारीख जब सवेरे बदहवास स्थिति में युवती मिली तो युवती को सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आईएसबीटी में बाल सहायता केंद्र बना है, यहाँ पे गार्ड द्वारा यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही जाने थे। मैम क्या उस दिन रहा था, क्या घटना देखी? सर वहाँ पे ऐसा कुछ एक बालिका गार्डन द्वारा यहाँ पे लाया गया। उनको हमारे द्वारा बताया कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है, बालिका है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के बालिका को हम यहाँ पे बिठा के, तो जब बालिका से हमने पूछा कि, तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ ऐसे। तो हम उसको जो है जीडी करवा के हमने उसको
बालिका निकेतन में CWC के आदेश अनुसार बालिका निकेतन में रखवा दिया सर। क्योंकि युवती मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका ये देखने को मिला है कि वो यहाँ पे पहुंची थी, यानी कि बाल सहायता केंद्र जो देहरादून के ISBT में ये बूथ लगा है वहाँ पे पहुंचे थे, और इन्हीं लोगों ने युवती को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वहाँ भेजा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल। रोडवेज बस में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना की प्रीतम सिंह ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रोडवेज बस अड्डे पर बस में जो है एक नाबालिग जो है छात्रा को हूँ या महिला से कहूँ बलात्कार होता है। कहाँ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद थी, और सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद संभवतः ये घटना घटित नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं और ये घटना घटित हुई है। बहुत ही दुखद है, जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम। विकासनगर के जौनसार के बागना में एक सिरफिरे लड़के ने राह चलती लड़की पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि एक तरफा प्यार के मामले में लड़का लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था, और लड़की ने जब इसका विरोध किया तो लड़के ने लड़की पर बीच बाजार तमंचा दिखाया और डराने धमकाने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने लड़के के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। ये मामला एक लड़के को लेकर है, जिसमें कि लोगों द्वारा बताया गया कि एक लड़की जिसे कि लड़का परेशान करता था काफ़ी, जिसका कि रिश्ता हो चुका है, को लेकर आज आ रहा था, तो जिसने कि उसे एकांत में देखकर उतरकर उसको तमंचे की नोक पर, देसी तमंचे की नोक पर धमका रहा था, जिस बीच लोगों ने द्वारा उसे पकड़कर थाने ले आए, जिनके द्वारा बताया गया कि यह लड़का इसे परेशान कर रहा था और आज तमंचे की नोक पर उसे डरा धमका रहा था कि मुझे इससे बात कर ले या शादी करने के लिए जो भी कर रहा था, जिसमें कि आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर विचार हो रहा है। बीजेपी सरकार और संगठन के साथ की जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर करीब करीब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों संपन्न हो सकते हैं। उत्तराखंड में नगर निगम और निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। इधर नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी संगठन और सरकार भी इस बात पर करीब करीब एकमत है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे प्रदेश में 2-2 बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकेगा। बीजेपी संगठन के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था हम एक साथ कराएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था। और मुझे ये भी कहना है, बहुत से लोग आज इस बात को कह भी रहे हैं कि साहब हम सबका ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसकी सहमति दी है। इन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आएगा। इस पहल का जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं। इससे प्रमुख तौर पर 2 फायदे होंगे। कम समय के लिए आचार संहिता लगने से विकास काम प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा, वोटर्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। निकायों के वोटर निकाय में और पंचायतों के वोटर पंचायत चुनाव में ही वोट कर पाएंगे। और राज्य हित में यही होगा कि ये दोनों इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, और इस ओर राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे जो पंचायत की सरकार है और निकाय की सरकार है वो शुद्ध रूप से चुनी जा सकती है। अतः एक साथ इस चुनाव को कराना चाहिए। मेरा समर्थन इस बात को रहता है। निकाय और पंचायतों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मैं ऐसे फैसले का स्वागत करता हूं, और इससे हमारे जो दिक्कतें आती थी पंचायत प्रतिनिधियों को, नगर पालिकाओं में जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी, और ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है।
सरकार ने यदि चुनाव एक साथ कराए तो ये तय है कि निकायों के चुनाव भले ही समय पर ना हो पाए हो, लेकिन पंचायतों के चुनाव अपने तय समय पर जरूर हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 7,795, जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के साथ क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं, जबकि निकायों में 11 नगर निगम और करीब 100 निकायों में चुनाव होने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सेशन में सरकार करीब 5,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट के अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। सरकार निकाय एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। अभी तक नगर निगम और नगर पालिकाओं में 2 से अधिक बच्चों वाले के चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है, लेकिन जुड़वा बच्चा होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संशोधन के तहत जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाएगा। गैरसैंण सत्र में ही सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट विधेयक को भी रखने जा रही है। इसी साल मार्च में सरकार इस पर अध्यादेश लाई थी, जिसे अब विधानसभा से पास कराया जाएगा। राज्य के अंदर राज्य का अपना एक कल्चर है। राज्य के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ का, उपद्रव का, आगजनी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए राज्य के अंदर कोई भी दंगा न करे, किसी प्रकार से उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए दंगा रोधी कानून हम पहले जो है उसको लेकर आए थे, अब उसको एक्ट के रूप में विधानसभा में ला रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 10% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 10% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं भूस्खलन की वजह से सड़क पर काम करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग का एक कर्मचारी भी फंस गया था, जिसके एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम जारी है। पौड़ी में कई गांव के लोग इन दिनों डरे सहमे हुए हैं। मौसम की मार झेल चुके गांव के लोगों की नींद उड़ चुकी है और वो विस्थापन की राह देख रहे हैं। पौड़ी की थलीसैंण इलाके की चौथान पट्टी में बीते 31 जुलाई को बादल फटने से जैती डांग, जैती चक्र, मंगरो समेत कई गांव में खेतीबाड़ी के साथ घरों में मलबा भरने से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही पूरे इलाके में सड़कों के बह जाने से जिला मुख्यालय से इसका संपर्क कट गया है। गांव के हालात ने ग्रामीणों को इस कदर डरा डाला है कि ग्रामीण शासन प्रशासन से उन्हें सुरक्षित जगह पर विस्थापित करने की मांग करने लगे हैं। यहाँ पे बहुत गंदा वाला माहौल हो रखा था, तो इस टाइम पे मतलब कल परसों से भी बारिश ही आ रही है। हमें तो मतलब डर सा छाया है, मतलब ना कि मतलब भाई कहीं मतलब गिर विर तो नहीं रहा, मतलब ना, तो हमें मतलब सेफ जगह चाहिए। कि हम रात को कहाँ जाए, रात को बारिश आते इधर छोटे छोटे बच्चे लेके, ना तो हमारे लिए गौशाला के रास्ता है, ना तो इनके लिए, ना तो बादल के लिए, कहीं कहीं पूरा गिर गया। कहाँ जाएंगे हम अब? स्थिति तो बोलना नहीं है। सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते। बादल फटने के बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया था। ग्रामीणों को आपदा से हुए नुकसान पर हर परिवार को 5,000 रुपए का मुआवजा भी दिया था। धन सिंह रावत का कहना है कि ग्रामीण अगर विस्थापन की मांग उठा रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाएगा। वहीं डीएम का कहना है कि गांव में पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर विस्थापन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। जो डिजास्टर अभी रिसेंटली आया था चौथान पट्टी में, उसके बाद में हम लोगों की रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या रोड ओपनिंग या इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। बार बार मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है एसडीएम लेवल पे कि टीम्स को भेज करके हेल्थ चेकअप या
पशु चिकित्सा से संबंधित जो चीजें हैं, कृषि विभाग की क्षतियां, उन सारी चीजों को लगातार देखे जाना है। और 78 लोगों को हमने वहाँ राहत भी दे दी है, चेक भी दे दी है, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी कर दी है। वहाँ बहुत जल्दी रोड खुलने के भी हमने पैसे दे दिए हैं। अगर वो लोग विस्थापन चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका विस्थापन। अब सवाल ये कि आपदा की मार झेल चुके आपदा प्रभावित परिवार कितने दिन इसी तरह से रहेंगे और कब प्रशासन उनको सुरक्षित जगह पर विस्थापित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। केदार घाटी में आई आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ हाईवे और पैदल रास्तों को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा भी शुरू हो गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। और केदारनाथ पैदल रास्ते पर पुलिस, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और हर दिन लगभग 150 के करीब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं लगातार केदार घाटी में रास्तों को बनाने का काम जारी है। टेहरी के आपदा प्रभावित बड़ियार गांव के ग्रामीणों को भले ही प्रशासन ने राहत शिविर कैंप में शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। दरअसल एक हफ्ते पहले गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को पंचायत भवन राहत कैंप में शिफ्ट कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि खेती बाड़ी तबाह हो गई और पशुओं का भी पता नहीं है। वहीं प्रशासन हर संभव राहत का आश्वासन दे रहा है। पानी बीच दिक्कत न पानी कहीं जाना छ बाटा ठीक छ बाटा नहीं छन घास का कल बाल बुका छन हमारा धान बुका छन हमार कुड़मा बिटिन छन हम जाना आउना कुड़मा बिटिन छ छुटे हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए पहले। दूसरे में जो हमने गाय भैंस छोड़ रहे हैं उनके पास कैसे जाएं? वो मार्ग बंद हो चुके हैं, मीन पानी नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले सीएम धामी चंपावत के अमोड़ी के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री को कई महिलाओं ने राखी बांधी और सीएम ने बहनों को तोहफे भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी बनबसा पहुंचे। यहां भी सीएम ने बहनों से राखी बंधवाई और सीएम ने बहनों को उपहार भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चंपावत के अमोड़ी में करोड़ों की लागत की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के साथ ही चंपावत के विकास के लिए सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समूहों के जरिए आधी आबादी को मजबूत करने का काम कर रही है। यही नहीं, जो महिला समूह बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त मदद भी सरकार कर रही है। मातृशक्ति स्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनके लिए ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में दिशा की मीटिंग ली। मीटिंग में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकसित संकल्प भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाओं को अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते दिनों पास हुए बजट के अनुरूप काम करने की जरूरत है, जिससे हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कछुआ चाल से चल रहे विभागों को कार्यशैली में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। में खड़े व्यक्ति के लिए जिस पर टारगेट है, उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसी दिशा में आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में PMGSY, जल जीवन मिशन, हेल्थ का, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, ऐसे सभी विषयों पर आज हमने बैठक ली है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जहां श्यामपुर फाटक के पास एक चैम्बर बनाया गया है, जिसमें एक सांड में गिर गया, जिससे JCB की मदद से बाहर निकाला गया। केदारनाथ पैदल रास्ते पर काम करने वाले एक नेपाली मजदूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे हेली से अस्पताल भेजा गया।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद निर्मम हत्या के विरोध में रुद्रप्रयाग में सभी डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विकासनगर के सेलाकुई में हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने जल निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग पर पंपिंग योजनाओं को गलत ढंग से बनाने के साथ ही लाखों के घोटाले का भी आरोप लगाया गया है। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विश्वविद्यालय के सामने चुनाव कराने की चुनौती भी है। अल्मोड़ा में सेना के जवानों को बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान गोरखा हॉल में कार्यक्रम भी हुआ। रक्षाबंधन त्योहार के चलते हरिद्वार के बाजारों में राखी की रौनक है। यहां बाजारों में महिलाएं दुकानों से तरह तरह की राखियां खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। रामनगर में होड़के की थाप पर धान की रोपाई की गई। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक गीतों पर नाचती नजर आईं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विकासनगर के बावड़ी मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्राचीन धार्मिक स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पेरिस के ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले लक्ष्य सेन का ग्राफिक एरिया इंस्टीट्यूट में भव्य स्वागत किया गया। वहीं यूनिवर्सिटी ने लक्ष्य सेन को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। लक्ष्य सेन का कहना है कि पेरिस ओलंपिक में वो चूक गए, लेकिन आने वाले मैचों में वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरे लिए, आई थिंक, और मैं आगे आने वाले टूर्नामेंट में यही कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं और इंडिया के लिए और मेडल जीतूं। एंड मैं यही कहना चाहूँगा युवा के लिए कि जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो कीजिए। केवल ग्राफिक एरा के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के लिए बहुत ही जो है गौरव का विषय है कि लक्ष्य सेन जी पहली दफे ऐसा हुआ है कि पुरुष बैडमिंटन टीम का कोई प्लेयर ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचा है। तो इन्होंने इतिहास बनाया है और अभी इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है और ये इनका पहला ओलंपिक था। तो फ्यूचर में इनसे बहुत ज्यादा ओलंपिक मेडल्स की अगले 2 ओलंपिक्स में उम्मीद कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मुक्तेश्वर ने देश के पर्यटन में अपना स्थान बनाया है। यही कारण भी है कि सरकार इसको 13 जिले 13 डेस्टिनेशन में संवार रही है, लेकिन नैनीताल का यह पर्यटन स्थल बदहाली का दंश झेल रहा है। रानीखेत कौसानी से ज्यादा मुक्तेश्वर पर्यटकों की पसंद तो बना, लेकिन यहाँ सुविधाओं का बुरा हाल है। सरगा खेत से लेकर मुक्तेश्वर की सड़क इतनी ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल से मुक्तेश्वर के आसपास की सड़कों की हालत भी खस्ता है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट के बाद भी इन सड़कों की दशा आज तक नहीं सुधर पाई। तो वो पूरा जो भटेलिया से लेके ऊपर सरगा खेत से कहूँगा मैं, मुक्तेश्वर का रास्ता है, बहुत ही डैमेज स्थिति में आ गया है और इतने सारे गड्ढे हो गए कि हमें वहाँ टूरिस्टों को भेजने में भी मतलब वो एक शर्म जैसी आती है कि हम उनको यहाँ कह रहे हैं कि आप मुक्तेश्वर घूमने जाइए। अब आप यहाँ से भालूगाड़ वाटरफॉल को जाइए, इतनी खराब हालत है उस रोड की और बहुत ही दयनीय स्थिति में है सभी रोड हैं यहाँ कम से कम। दरअसल इस हिल स्टेशन की शांति टूरिस्टों को यहाँ तक लाती है और चौली की जाली सरगा खेत में भी साल भर पर्यटकों का दबाव रहता है, लेकिन खस्ता हाल सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन सड़कों को जल्द ठीक करने की बात कर रहा है। जो मुख्य मार्ग है हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ते हैं, उनके लिए जो रेस्टोरेशन है रोड्स का, उसके लिए धनराशि विभागों को निर्गत करी गई है और मानसून के बाद जो ये पैच रिपेयर है या गड्ढा मुक्ति के कार्य हैं वो पीडब्ल्यूडी से हम लोग आरंभ कराएंगे और प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही बारिश का ये खत्म होता है जल्दी से जल्दी सारी सड़कें जो हैं वो रिस्टोर कर लें। मुक्तेश्वर जाने वाली सड़क बेहाल है, जिसका असर अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है।
ऐसे में जरूरत पहाड़ की लाइफलाइन यानी कि सड़कों को जल्द ठीक करने की है, ताकि पर्यटक ज्यादा पहाड़ पर आएं और पर्यटन कारोबार को पंख लगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। आगे आप देखिए व्यक्ति विशेष अमित गर्ग शुक्ला के साथ। नमस्कार।